नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक्सिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर मुझे 50% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। अब ये मैं कौन से एनालिसिस के बेस पर बता रहा हूं, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 770, जो कि 2% ऊपर है। 2,36,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। लार्ज कैप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का हिस्सा है। इंडस्ट्री का PE रेशियो 29 है, जबकि एक्सिस बैंक का ऑलमोस्ट 33 दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी होता है। 2.28 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। फंडामेंटली कंपनी को थोड़ा और समझ लेते हैं। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 7.9% का शेयर है। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 17% का शेयर है। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 5.4% का शेयर है। और बैंक एडवांसेस यानी कि जो लोन बांटे जाते हैं उसमें 5.5% का शेयर है। तो वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स दिखाई पड़ती है। सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो रिटेल बैंकिंग 45%, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग 30%, ट्रेजरी 23%, अदर्स 2%। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे रिटेल बैंकिंग पर ज्यादा फोकस है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑलमोस्ट इनकी आधी बुक हमें रिटेल बैंकिंग पर फोकस दिखाई पड़ती है। जो लोन्स बांटे गए हैं, कौन से टाइप के लोन है उसके बारे में चर्चा करें तो हाउसिंग 35% है, इंफ्रास्ट्रक्चर 14%, व्हीकल लोन्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज और अदर्स 8% हमें दिखाई पड़ता है। ट्रेड का 6% है, कमर्शियल रियल एस्टेट 5% है। वेल डाइवर्सिफाइड बुक है, अलग अलग लोन्स बांटे गए हैं, जहां पर ज्यादा फोकस आपको हाउसिंग पर दिखाई पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, क्योंकि हाउसिंग लोन्स कंपेरेटिवली सेफर होते हैं। अगर आप इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट से कंपेयर करते हैं, तो इस हिसाब से हाउसिंग लोन थोड़े से ज्यादा सेफ नजर आते हैं। कस्टमर्स के बारे में बात करें तो 53% इनके रिटेल कस्टमर्स है, 36% कॉर्पोरेट है और 11% SME है, यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। तो आप देख पाएंगे क्लियरली इनका फोकस रिटेल पर ज्यादा नजर आता है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, पिछले 10-15 सालों में लॉन्ग टर्म में जो बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका ज्यादातर फोकस आपको रिटेल बैंकिंग पर नजर आता है। कॉर्पोरेट में कई एक बार प्रॉब्लम हो जाती है, जब अच्छा चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक ही कस्टमर आपका बहुत बड़ा साइज होगा, बहुत बड़ा कस्टमर होगा, तो एक को भी प्रॉब्लम हो गई तो आपकी पूरी बुक डिस्टर्ब हो सकती है, पूरा स्टॉक आपका नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट में कई बार रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन रिटेल बैंकिंग में यह रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में रिटेल बैंकिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। और एक्सिस बैंक का फोकस भी फिलहाल आपको यहीं पर नजर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली पिछले 3 सालों से नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर का डिलीवर किया है, ये एक अच्छी बात है। कासा 44+ है, अच्छी बात है। अदर इनकम 23.31% है। अगर टोटल इनकम 100 रुपए की है तो उसमें से 23.31 इनका अदर इनकम से आता है, तो ये भी अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.4% है, जो कि हम कह सकते हैं रीजनेबल है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया है, ऐसा नहीं है सब अच्छी बातें हैं, लिमिटेशन भी है। इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर रहा है। 0.5% का एवरेज रहा है पिछले 3 सालों का। पिछले 4-5 सालों का देखेंगे तो 4-5 साल पहले 1% के ऊपर था, लेकिन उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स कंटिन्यूअसली 1% के नीचे ही रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज्यादा वीक है, 5.47% दिखाई पड़ता है, तो ऑफ कोर्स यहां पर हमें लिमिटेशंस भी दिखाई पड़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो FIIs के पास 51.43% का स्टेक है, आधा से ज्यादा यहां पर आप देख पाएंगे FIS के पास है। DII की बात करें तो 23.27%, प्रमोटर्स के पास है 13.58% का स्टेक, पब्लिक के पास 11.69% का स्टेक है। तो आप देख पाएंगे क्लियरली इंस्टीट्यूशन इसे बहुत ही प्यार करते हैं। एक्सिस बैंक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 51% का तो FII के पास है और DII के पास भी 23% से ज्यादा का स्टेक आपको दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर नजर पड़ता है कि 800 रुपए के लेवल से स्टॉक में गिरावट नजर आई है। 650 पर सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक उसी लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि 50% का टारगेट है। अभी हमने जो फंडामेंटल्स डिस्कस किए, क्या उसके बेसिस पर यह 50%
50% का टारगेट नजर आता है, 50% का अपसाइड नजर आता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं बना रहा हूं। 50% का अपसाइड जो मुझे नजर आता है वो टोटली एक ट्रेड बेस्ड है, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड टारगेट मुझे नजर नहीं आता है। टेक्निकली मुझे 50% का अपसाइड नजर आ रहा है। टेक्निकली यहां पर वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, इसे कहा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये जो एक रेंज है बहुत बड़ी रेंज है। उसके बाद इसी लेवल पर जहां से शुरुआत की थी वहां पर रेजिस्टेंस फेस होता है, थोड़ी सी गिरावट होती है और वापस स्टॉक उसी रेजिस्टेंस लेवल पर आता है, तो इसे कहा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न के बेसिस पर मुझे 50% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। कैसे अपसाइड है ये भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अपसाइड कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये जो जहां से शुरुआत होती है और जहां पर ये डाउनसाइड जो लास्ट डाउनसाइड होता है, तो ये 800 से शुरुआत हुई थी, डाउनसाइड था 300 रुपए का लेवल, डिफरेंस कितना है 500 रुपए का, तो 800 रुपए तक वापस स्टॉक पहुंच चुका है। तो यहां से वापस 500 रुपए की तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो टारगेट क्या है 1300 का टारगेट नजर आता है। तो अपसाइड यहां पर एक्चुअली 50% नहीं है, कुछ 60% 70% के आसपास बनकर आती है, लेकिन मैंने आपको 50% क्यों बताया है, क्योंकि जब मैं कप एंड हैंडल पैटर्न ट्रेड करता हूं तो यहां पर मैं लो को कंसीडर नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार लो तो नीचे होता है लेकिन क्विक रिकवरी स्टॉक में नजर आती है। तो मैं कौन से लेवल को कंसीडर करता हूं, जहां पर ज्यादा बार स्टॉक ने ट्रेड किया है, और इस लेवल में एक्सिस बैंक में 400 से 500 के जोन में बहुत बार स्टॉक ने ट्रेड किया है। आप देख पाएंगे महीनों तक इसी जोन में स्टॉक ट्रेड करा था। तो मैं ये कप एंड हैंडल पैटर्न को इस तरह से लेता हूं, यहां पर ऐसा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, इस प्रकार से मैं इसे लेता हूं, इस प्रकार से टारगेट निकालता हूं। तो मेरे हिसाब से इसका लो 400 रुपए, 800 से 400 का जो डिफरेंस है 400 रुपए का है, तो यहां पर आपको 400 रुपए का अपसाइड दिखाई पड़ सकता है। टारगेट है 1200 रुपीस का, तो यहां पर 50% का अपसाइड मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हम कप एंड हैंडल पैटर्न पर ट्रेड कर सकते हैं? तो इतना बड़ा टारगेट है 50% का, तो ऑफकोर्स कोई 1-2 हफ्ते में तो नहीं आने वाला है। तो जब भी हम कोई ऐसा ट्रेड लेते हैं जहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाए हैं। फंडामेंटली भी थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, फाइनेंशियली, फंडामेंटली, बिजनेस परफॉर्मेंस, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहां पर कितना समय लग सकता है? मेरे हिसाब से 1 से 2 साल आपको लग सकते हैं 50% का टारगेट अचीव होने में। तो यहां पर कई लोग कहेंगे 1 से 2 साल बहुत ही लंबा टाइम है, इसलिए मैं ऐसे टाइप के वीडियो ज्यादा नहीं बनाता हूं जहां मैं पोजिशनली ट्रेड करता हूं। मैं कई बार ऐसे स्टॉक लेता हूं जो कि 1 से 3 साल के बीच में होल्डिंग पीरियड होता है, लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो मैं टेक्निकली लेता हूं, टेक्निकली चार्ट्स देखता हूं, टेक्निकली मुझे लगता है ये अपसाइड इतने टाइम में आ जाना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूं। तो कई लोग में पेशेंस नहीं होता इतना होल्ड करने के लिए, इसलिए मैं ऐसे टाइप के वीडियो जनरली नहीं बनाता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टाइप के ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ऐसे टाइप के जो लंबे ट्रेड्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं जो कि 1 साल 2 साल 3 साल के होते हैं, ऐसे टाइप के जो वीडियो है वो मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर अगर फिलहाल बुल रन चल रहा है, उस हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर भी टारगेट ऑफकोर्स अचीव हो सकता है। जिस प्रकार से फिलहाल मोमेंटम चल रहा है उस प्रकार से अगर ये ट्रेड 8 महीनों में भी पूरा हो जाता है तो मैं ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा। लेकिन कई बार टाइम लग जाता है, 1 से 2 साल भी लगता है, तो मेरे लिए वो बुरा नहीं है। 2 साल में मुझे अगर 50% का रिटर्न मिलता है तो वो मेरे लिए 25% का रिटर्न पर ईयर हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव है। अगर 20% का रिटर्न भी मिलता है तो मेरे लिए वो इनफ हो जाता है। इसलिए ऐसे टाइप के ट्रेड मुझे काफी पसंद आते हैं। निफ्टी 50 का हिस्सा भी है, ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी भी है, बड़ी कंपनी है, तो यहां पर आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नजर नहीं आती है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न में आपके साथ शेयर किया है। अब कैसे ट्रेड लेना है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1200 का टारगेट है। अब स्टॉप लॉस कहां पर रखना है, तो ये जो हैंडल बना है, हैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। हैंडल अभी मैं डेली चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। हैंडल आप देख पाएंगे, हैंडल का लो कुछ ये लेवल था 625 के आसपास का लेवल, तो आप 620 पर यहां पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर इस लेवल पे आता है तो आपको कंप्लीटली स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। अब ये चीजें सब फॉलो करनी चाहिए, सिर्फ टारगेट नहीं देखना है, डाउन साइड भी देखना है, डाउन साइड रिस्क कितना है, इसे देखने के बाद ही आपको कोई पोजीशन बनानी चाहिए।
अगर आप मेरी तरह इस प्रकार के लंबे ट्रेड्स लेते हैं जहां पर 1 साल 2 साल अगर आपका टारगेट 50%, 60%, 80%, 100% का होता है तो वहां पर बीच में मूवमेंट भी बड़ी देखने को मिल सकती है। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जब स्विंग ट्रेडिंग में 1-2% का फॉल होता है तो आप पैनिक हो जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर 10-10, 20-20% का फॉल भी आपको दिखाई पड़ सकता है, उसके लिए बीच में आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखने के बाद ही इसमें कोई एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।